नमस्कार। तो आज का जो वीडियो है वो है 12th के यानी यूपी बोर्ड के 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, जो कि ये बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे कि मैडम हमारे लिए भी कोई वीडियो डालिए। तो आज हम लेकर आए हैं त्यागपति खंड काव्य, जो कि अगर आपने ये सुन लिया ध्यान से तो यहाँ 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। कि आपने अगर कथा भी, क्योंकि 2 तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो कहानी पूछी जाती है, पूरा कथानक, या फिर किसी एक सर्ग का सारांश, या इसमें से हर्षवर्धन का या राज्यश्री का चरित्र चित्रण। तो इनमें से अगर आपने कहानी भी अच्छे से कर ली तो भी आपके 5 नंबर पक्के हैं, कहीं नहीं जाने हैं। तो ये कहानी हम आज आपको समझाएंगे, पूरी ध्यान से सुनना है। अगर ये वीडियो आपने देख ली तो ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने, मिल रहे 100% मिल रहे हैं। तो इसकी कहानी हम आज सुनते हैं। त्यागपति खंड काव्य का हम देखेंगे पहले प्रथम सर्ग। त्यागपति खंड का 5 सर्गों में विभक्त है। तो प्रथम सर्ग कहानी कहाँ से है, पहले तो आपको एक लाइन ऊपर ये लिखनी है त्यागपति खंड का प्रथम सर्ग डालने से पहले कि रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखित त्यागपति खंड काव्य एक ऐतिहासिक खंड काव्य है और इसकी कथा वस्तु इस प्रकार है। ये लिखने के बाद हम पहले प्रथम सर्ग डालेंगे, फिर प्रथम सर्ग की कथा शुरू करेंगे। तो प्रथम सर्ग की जो कथा शुरू होती है वो होती है कि प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र हैं हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में जब ये शिकार खेल रहे होते हैं, यहाँ इन्हें पता चलता है कि पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो वे तुरंत वापस आते हैं राजमहल और पिता का उपचार करवाते हैं। लेकिन उपचार करवाने के बाद भी पिता की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। तो ये अपने भाई, बड़े भाई राज्यवर्धन को, जो कि उत्तरापथ पर घोड़ों से युद्ध कर रहे हैं, उनको ये खबर भिजवाते हैं कि पिता अस्वस्थ हैं। और इधर हर्ष की माँ जो है, तो वो पति की बिगड़ती हुई हालत को देखकर आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती हैं। हर्षवर्धन उन्हें बहुत समझाते हैं कि माँ अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं किस तरह से राज्य को देखूंगा। लेकिन वो नहीं मानती हैं और पति की मृत्यु से पहले ही आत्मदाह कर लेती हैं। कुछ समय बाद उनके पति की भी मृत्यु, यानी हर्षवर्धन के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। अब हर्षवर्धन पिता का अंतिम संस्कार करके दुखी मन से राजमहल आते हैं। और अब इन्हें ये दुख है हर्षवर्धन को कि जब ये बात, माता पिता की मृत्यु का समाचार जब बड़े भाई राज्यवर्धन को और छोटी बहन राज्यश्री को चलेगा इसका बात का पता, तो उनकी क्या हालत होगी। ये हो गई आपकी प्रथम सर्ग। बस प्रथम सर्ग में सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे कुछ ज्यादा नहीं, कि वहां शिकार से लेकर और माता पिता की मृत्यु तक का समाचार है बस। तो ये हो गया हमारा प्रथम सर्ग का। अब हम अगर देखते हैं तो द्वितीय सर्ग की कथा। तो द्वितीय सर्ग की कथा कहां से कहां तक है ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो अगर द्वितीय सर्ग में आते हैं तो पहले आप हेडिंग डालोगे द्वितीय सर्ग और फिर उसकी कथा लिखोगे। राज्यवर्धन को जब ये समाचार मिलता है कि उनके पिता अस्वस्थ हैं, तो वे तुरंत वापस आते हैं राजमहल। लेकिन राजमहल आकर उन्हें पता चलता है कि माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, और इससे वे बहुत दुखी हो जाते हैं, रोते हैं और हर्षवर्धन से ये कहते हैं कि मुझे राज्य नहीं चाहिए और मैं संन्यास ले रहा हूँ। हर्षवर्धन जब ये सुनते हैं उनके मुंह से सन्यास की, तो वो रोने लगते हैं कि भाई माता पिता मुझे छोड़कर चले गए, तुम भी ऐसा कर रहे हो। तो दोनों भाइयों का वार्तालाप चल ही रहा होता है कि तभी एक सैनिक उन्हें आकर बताता है कि उनकी जो बहन है राज्यश्री, उनके पति गृहवर्मन को गोंड नरेश ने उनका मार डाला है, उनका वध कर दिया है और उनकी बहन को बंदी बना लिया है। उनकी बहन को बंदी, जैसे ही ये समाचार सुनते हैं राज्यवर्धन तुरंत एक सेना लेकर कन्नौज के लिए प्रस्थान करते हैं। कन्नौज में जाकर वहां गोंड नरेश से युद्ध करते हैं और उसे परास्त करते हैं। लेकिन लौटते समय छल से गोंड नरेश उनकी हत्या करवा देता है। इससे ये खबर जब हर्षवर्धन को चलती है कि भाई की हत्या हो गई है, तो वे भी एक विशाल सेना लेकर चल देते हैं। लेकिन रास्ते में इन्हें एक सैनिक है भंडी, जो आकर बताता है कि इनकी बहन कारावास से निकलकर जंगल में चली गई हैं। तो ये बहन को ढूंढते हुए जंगल में पहले जाते हैं हर्षवर्धन, और वहां पर एक बौद्ध भिक्षु इन्हें बताता है कि इनकी बहन जो है राज्यश्री हर्ष की, वो चिता तैयार करके चिता में प्रवेश करने वाली हैं। जैसे ये समाचार मिलता तुरंत पहुंचते हैं। पहले जाकर हर्षवर्धन राज्यश्री को बचाते हैं और राज्यश्री को लेकर कन्नौज पहुंच जाते हैं। तो कन्नौज का शासन यही चलाते हैं। ये आपके दूसरे सर्ग का कथानक है। तो दूसरे सर्ग में भी आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो गृहवर्मन की मृत्यु का है और दूसरा राज्यवर्धन की मृत्यु का। 2 लोगों की मृत्यु इस सर्ग में भी हुई है, 2 लोग उसमें मरे हैं। पहले में माता पिता की मृत्यु प्रथम सर्ग में है और राज्यवर्धन की और गृहवर्मन की मृत्यु
द्वितीय सर्ग में है। तो द्वितीय सर्ग का कथानक यहाँ से है कि राज्यवर्धन सेना लेकर जाते हैं, वहां से उनकी हत्या हो जाती है और हर्षवर्धन बहन को लेकर कन्नौज पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया द्वितीय सर्ग। अब हम देखते हैं तृतीय सर्ग की कथा। तीसरा सर्ग है तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग में जब ये कन्नौज पहुंच जाते हैं, गौंड नरेश शशांक से भयभीत रहता है, गौंड नरेश को पराजित करते हैं, वो अपने गौंड चला जाता है, गौंड नरेश वहां से भाग जाता है और सभी की सहमति से और बहन की कहने पर, बहन भी जब शासन के लिए तैयार होती है, बहन को कहा जाता है तो वो मना कर देती हैं और हर्षवर्धन को ही राज्य चलाने के लिए कहती हैं और बड़े वृद्धजनों की सहमति से कन्नौज का शासन संभालते हैं। इस तरह से हर्षवर्धन 6 सालों तक लगातार युद्ध करते हैं। तृतीय सर्ग में युद्ध का भी वर्णन है कि एक तो राज्य पूरा संभालना कन्नौज का और यहाँ का थानेश्वर का, और दूसरा 6 साल तक लगातार युद्ध करते हैं और युद्ध करते हुए आसपास के उत्तराखंड के सभी राज्यों को जीत लेते हैं, जैसे झांसी, उत्कल, कश्मीर, गोंड, ये सभी क्षेत्रों को जीतकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करते हैं। हर्षवर्धन को ये लालसा नहीं है कि मेरे राज्य का विस्तार हो, बल्कि उनका उद्देश्य ये है कि देश जो है एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बने, जिससे हूड़ और ये विदेशी जातियां यवन और हूड़ जो बार बार आक्रमण करके यहाँ न आ सकें, इसलिए वो अपने राज्य का विस्तार करते हैं और 6 सालों तक लगातार युद्ध करके सभी राज्यों को जीत कर विस्तृत उसका राज्य का निर्माण करते हैं। तो ये आपके तृतीय सर्ग की कथा है। तृतीय सर्ग में कन्नौज में उनके माता पिता का, उनका राज्याभिषेक हर्षवर्धन का, और वही 6 सालों तक युद्ध का वर्णन तृतीय सर्ग में पूरा वर्णन किया गया है। अब है चौथा सर्ग। तो चतुर्थ सर्ग की जो कथा है, चतुर्थ सर्ग ध्यान से सुनेंगे। चतुर्थ सर्ग में क्या है? चौथे सर्ग में जो इनकी बहन है राज्यश्री, तो राज्यश्री सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं। ये बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती हैं, बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती हैं और उसकी संघ की शरण में जाना चाहती हैं। ये निरंतर इस प्रयास में लगी रहती हैं। एक दिन ये कहती हैं कि भाई तुम्हारे कहने से मैं अब तक राज्य का कार्य संभालती रही, लेकिन मेरा मन जो है वो व्यथित हो रहा है और अगर तुम आज्ञा दो तो मैं संघ की शरण में जाना चाहती हूँ, बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती हूँ। तो इस पर हर्ष उन्हें समझाते हैं और हर्ष ये भी कहते हैं कि जो भी धन संपदा है मैंने किसके लिए इकट्ठी की है, तो मैं भी ये दान दे दूंगा सभी गरीबों में, मैं भी तुम्हारे साथ संन्यास ले लूंगा। तो इस पर इन्हें दिवाकर मित्र जो है, आचार्य दिवाकर मित्र, दोनों को उपदेश देते हैं और दोनों को समझाते हैं। राजश्री से कहते हैं कि तुम दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करो, तुम्हारा जीवन तो वैसे ही सन्यासियों की तरह है, तुम दीन दुखियों में अपनी सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, अपना जीवन व्यतीत करो। और हर्षवर्धन को प्रजा का पालन करने का उपदेश देते हैं कि तुम प्रजा के हित के कार्य करो। तो इस तरह से दोनों भाई बहन अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। तो बस इसी में चतुर्थ सर्ग में इसी का वर्णन है कि उनके दुखी मन का थोड़ा सा आता है। तो राजश्री के दुखी मन का ही वो शरण में जाना चाहते हैं बौद्ध धर्म की, तो वहां फिर से वो दोनों भाई बहन अपने राज्य के कार्य में लग जाते हैं। तो ये छोटा सा सर्ग है चतुर्थ सर्ग। और अंतिम सर्ग या सबसे अति महत्वपूर्ण सर्ग आता है इसका पंचम सर्ग। पंचम सर्ग की जो कथा है ये इनके त्यागी जीवन पर आधारित है, जो कि इस खंडकाव्य का नाम भी त्यागपति खंडकाव्य किस आधार पर रखा गया है, तो इसका वर्णन पूरा पंचम सर्ग में है। पंचम सर्ग में हर्षवर्धन एक त्याग मेले का आयोजन करते हैं, जो कि पूरे उसमें देश में एक घोषणा करवाते हैं कि जितने भी ब्राह्मण, बौद्ध, भिक्षु, गरीब जितने भी हैं सभी यहाँ आए, सबको दान मिलेगा और एक दान मेले का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष इस दान मेले का आयोजन होता है और ये उनके जीवन में 6 बार किया था उन्होंने। हर्षवर्धन ने 6 बार इस मेले का आयोजन किया था 5-5 साल बाद। जितना भी इनके राज्य में धन दौलत, हीरे जवाहरात, अन्न जो भी इकट्ठा होता था वो सब आकर यहाँ 1 महीने दान मेला चलता था, उसमें सारा दान कर देते थे। तो इस दान मेले के आयोजन में पूरे देश में घोषणा करवा दी जाती है कि दान मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके पहले दिन बौद्ध भगवान की प्रतिमा की स्थापना होती है और पूरे दिन दान का कार्यक्रम चलता है। दूसरे दिन आदित्य की स्थापना होती है, आदित्य की मूर्ति की। फिर ये मेला पूरे 1 महीने तक, माघ के महीने पूरे महीने तक ये मेला चलता है। तो इस तरह से हर्षवर्धन ने का जो खंडकाव्य का नाम रखा गया है त्यागपति खंडकाव्य, तो हर्षवर्धन के त्यागी जीवन पर ही इसी खंडकाव्य में इसी उनके भागों को उजागर किया गया है
कि खंड काव्य का त्यागपति नाम क्यों रखा गया है। तो खंड काव्य में यही प्रमुख है। तो आप एक बार देख लें और ध्यान दे लें कि प्रथम सर्ग में जो मृत्यु है वो माता पिता की, ध्यान देंगे बिल्कुल, माता पिता की मृत्यु, इसमें माता पिता की मृत्यु है। और द्वितीय सर्ग में जो है यहाँ राज्यवर्धन और गृहवर्मन जो कि इनकी बहन के पति हैं, गृहवर्मन की मृत्यु का समाचार है। और तृतीय सर्ग में कन्नौज पहुंचने का है कि कन्नौज पहुंचे हैं दोनों भाई बहन, कन्नौज में पहुंच गए हैं। और चतुर्थ सर्ग में वैराग्य का वर्णन है, वैराग्य लेने वाला। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें अगर एक एक चीज बात ध्यान रखेंगे तो पूरा आपको त्यागपति खंड काव्य आराम से याद हो जाएगा। वैराग्य का है और इसमें दान का वर्णन है, दान का वर्णन। तो प्रमुख चीजें आपके सामने आ गई कि हमें क्या क्या देखना है। कि प्रथम सर्ग में बस वही देखना है कि आखिर खेलने गए हैं और वहां उनके पिता को बीमार होने का समाचार मिलता है, तुरंत आकर वापस आकर उनका उपचार कराते हैं। बिगड़ती हुई हालत को देखकर माता आत्मदाह कर लेती है, पिता की भी मृत्यु हो जाती है। दूसरे में राज्यवर्धन है, वो सेना लेकर जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, गृहवर्मन को गौंड नरेश मार देता है, ये है। फिर तृतीय सर्ग में जाकर बहन को बचाते हैं, गौंड नरेश को पराजित करते हैं और युद्ध करते हैं 6 सालों तक। चतुर्थ सर्ग में वैराग्य का वर्णन है कि वे व्यथित रहती हैं, दुखी रहती हैं, वैराग्य के लिए कहती हैं वे, लेकिन हर्षवर्धन इसे स्वीकार नहीं करते हैं। फिर दोनों भाई बहन राज्य सेवा में या प्रजा की सेवा में लग जाते हैं। और पंचम सर्ग में आपका पूरा दान का वर्णन है। तो ये अगर आपने कर ली, तो अगर आपको नहीं भी याद है चरित्र चित्रण तो भी आपका काम इससे चल जाएगा। लेकिन अगली वीडियो में आपको राजश्री का, हर्षवर्धन का इसी तरह से समझाया जाएगा, चरित्र चित्रण दोनों का, कि आप कुछ भी ऑप्शन में कर सकते हो, चाहे इसको कर लो चाहे उसको कर लो। तो अगली वीडियो आपको मिलेगी वो राजश्री के और हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण की। तो ये है आपका ये, और इसके अलावा आपको लास्ट में फोटो मिल जाएगा जिसमें से आप देखकर पूरा लिख भी सकते हैं और अन्यथा पढ़ भी सकते हैं। वैसे आपके पास बुक्स हैं नहीं तो वहां से पढ़ सकते हो, ये सिर्फ समझने के लिए है आपको। धन्यवाद।